हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। जो हमारी 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी फिज़िकल ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये 7th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो जैसा पिछला चैप्टर था, पिछले चैप्टर में हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ा और वेदरिंग से हमने जाना कि किस तरह से आपकी अलग अलग रॉक्स होती हैं, अलग अलग फिज़िकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से वहाँ से कुछ डेब्रिस या रॉक्स या वहाँ से कुछ पार्टिकल्स का इरोज़न होता है और एक जगह पे दूसरी जगह पर डिपोजिशन होता है। तो इसी प्रोसेस से अलग अलग जगह से कुछ इरोड हो रहा है और कुछ वही मटेरियल कहीं जाके किसी अलग शेप में डिपॉजिट हो रहा है। तो इन सब प्रोसेस से जो आपका प्रोसेस कहलाता है, प्रोसेस क्या, डेन्यूडेशन, जिसमें आपका वेदरिंग होता है, इरोज़न होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सब मिला के क्या बन जाते हैं, डेन्यूडेशन। वेदरिंग होता है, इरोज़न होता है और आपका डिपोजिशन होता है, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, डेन्यूडेशन। तो ये जो डेन्यूडेशन की प्रोसेस होती है, इसमें एक जगह से आपका कोई फीचर का हिस्सा अलग होता है और कहीं जाके वो डिपॉजिट होता है। तो इस तरह के जो अलग अलग फीचर्स बनने को मिलते हैं तो उनको हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। अब आगे हम बात करें तो उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि ये लैंडफॉर्म्स आपके बनते कैसे हैं। ठीक है, ये लैंडफॉर्म्स आपके बनते कैसे हैं। तो अलग अलग एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपका मदद करते हैं ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बनने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो अलग अलग एजेंट्स आपके क्या होते हैं। एक हो गया आपका विंड, ठीक है, उसी तरह से आपका एयर, सॉरी एयर नहीं होगा, विंड ही होगा। और एयर और विंड में एक डिफरेंस होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। विंड हो गया आपका, रनिंग वाटर हो गया, ठीक है, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, ठीक है, और लाइमस्टोन केव्स यानी केमिकल वेदरिंग वगैरह जहाँ पर इन्वॉल्व होती है, उससे कुछ अलग अलग तरीके की रॉक्स मिलती हैं। तो वो सब एजेंट्स का काम करते हैं। यानी आपका विंड क्या कर रही है, यहाँ पे एक पार्ट होगा रॉक का, यहाँ से उसका कुछ पार्ट इरोड करेगी, ठीक है, इरोड करेगी यानी वो रिमूव करेगी। इसी तरह से रनिंग वाटर भी काम करेगा, ग्लेशियर भी काम करेगा। तो ये आपके अलग अलग एजेंट्स हैं। तो हर एक एजेंट से हम डिस्कस करेंगे कि वो किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए तो शेप्स लैंडफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको अपना मोटिव क्लियर रखना है कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो कोई भी लैंडफॉर्म आप पढ़ें तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसका एजेंट कौन सा है जो वो लैंडफॉर्म क्रिएट कर रहा है, कि वो आपका ग्लेशियर से बन रहा है या फिर आपका रनिंग वाटर से बन रहा है, ग्राउंड वाटर से बन रहा है। एक तो आप एजेंट क्लियर करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये इरोजनल है या डिपोजिशनल फीचर है। ठीक है, मेजॉरिटी आपका फोकस यही होना चाहिए। कैसे क्या बन रहा है उसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना है, मेन चीज़ देखनी कि वो किस, उसका एजेंट क्या है। फिर हमें देखना है कि वो इरोजनल है या डिपोजिशनल है, यानी कोई रॉक है जो इरोड होके कोई शेप बन रहा है या फिर कोई एक ऐसा शेप है जो कहीं से आपका डिपॉजिट हो रहा है। इरोजनल डिपोजिशनल एग्जाम्पल्स हम लोग अब पूरे चैप्टर में अब यही पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को क्लासीफाई हमने एजेंट के बेसिस पे किया है, यानी अलग अलग एजेंट से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रनिंग वाटर से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रनिंग वाटर से कौन कौन से आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब पानी हमारा चल के आ रहा है तो हमें मालूम है मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स आपके इधर कहाँ से निकली है, माउंटेन से निकली हैं। तो जब ये माउंटेन से चलती हैं तो ये बहुत ही यंग स्टेज में होती हैं। यंग स्टेज में होती हैं, इनका स्लोप ज़्यादा होता है। स्लोप ज़्यादा होता है तो ये क्या करती हैं, स्लोप ज़्यादा होने की वजह से ये धीरे धीरे यहाँ के पार्टिकल को इरोड करती रहती हैं इस तरह से, ताकि आपकी ये आगे चलते चलते ये स्लोप इनका गिरता जाता है। ठीक है, आगे ये इरोड करते करते आपका यहाँ पर प्लेन एरिया आ जाएगा। ठीक है, और जब यंग स्टेज में होती हैं और आपका स्लोपी रीजन ज़्यादा होता है, जो स्लोपी रीजन में हमें पता है इरोजन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इरोजनल फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी ऐसे फीचर्स जहाँ से कुछ इरोड हुआ हो। क्योंकि यहाँ पर आपके जो इम्पैक्ट होगा वाटर का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू
प्लेन एरियाज के कंपेयर में जो स्लोपी एरियाज होते हैं वहाँ पर इरोजनल फैक्टर ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहली स्टेज होती है यंग, दूसरी होती है मैच्योर, तीसरी होती है ओल्ड। ठीक है, यंग, मैच्योर और ओल्ड। अब रिवर का जो कोर्स होता है तो 3 हिस्सों में इसको बांट रखा है। ठीक है, एक तो आपका हो गया जहां से रिवर चलेगी सोर्स, माउंटेन वाला एरिया। फिर एक ट्रांजिशन जोन आएगा जहां पर आपका प्लेन एरियाज बनने लगेंगे। फिर एक आएगा फ्लड प्लेन जोन, यानी ये डिपोजिशनल एरिया भी कह सकते हैं, जहां पर आपका मिएंडर्स बनेंगे, ऑक्सबो लेक मिलेंगे। यानी यहाँ पर जो भी आपको फीचर्स मिलेंगे मेजोरिटी आपको कौन से मिलने वाले हैं, डिपोजिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं। तो वन बाय वन करके बात करते हैं। जब हम यूथ स्टेज में थे तो यूथ स्टेज में हमको वाटरफॉल देखने को मिलता है, गॉर्ज देखने को मिलता है, वी शेप्ड वैली देखने को मिलती है। वी शेप्ड वैली इस तरह से होती है, गॉर्ज ये इस तरह से होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपका गॉर्ज बनता है। ठीक है, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। यूथ में आपका क्या होता है, स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग दिस स्टेज with poor integration and flow over original slope, showing shallow V-shaped valleys with no floodplains or with very narrow floodplains along trunk streams. ठीक है, streams divides are broad and flat with marshes, swamps and lakes. यानी जो streams होती हैं उनका इंटीग्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस वही कि आपको स्लोप ही ज़्यादा मिलेगा। मैच्योर में थोड़ा चेंज होगा, वाटरफॉल और रैपिड्स आपके डिसअपेयर हो जाएंगे और जो स्ट्रीम का जो इंटीग्रेशन है वो अच्छा हो जाएगा। और ओल्ड आते आते कुछ और जो स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इसके साथ मिल जाएंगे और इसका जो ग्रेडियंट है वो जेंटल हो जाएगा। यानी अब जो स्टीप स्लोप था, यानी बहुत खड़ा स्लोप था, वो लेवल में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेचुरल लिवीज, ऑक्सबो लेक्स ये सब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलीज की। तो वैलीज किस किस तरह, कौन कौन सी वैलीज बनती हैं, वी शेप्ड वैली बनती है और वी शेप्ड वैली और आपकी यू शेप्ड वैली। ठीक है, जिनको जॉर्ज और केनियन भी कहते हैं। यानी एक ये वी शेप्ड वैली इस तरह की बनेगी और ये इस तरह की बनेगी। ठीक है, ये आपका केनियन कहलाता है जो यू शेप्ड वैली है। फिर इसी में और यहाँ पर जब पानी आता है तो इस तरह से, और यहाँ पर आपका क्या कहते हैं इरोजन होता है, तो ये इरोजन होते होते ये आपका वी शेप बन जाता है कुछ इस तरह से। ये आपका पहले कैनियन था, फिर ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये आपका इरोजन होता रहा, इरोजन होते होते ये पार्ट चला जाएगा, फिर आपका यू शेप वैली बनेगा। अब ये वी शेप वैली बना कौन रहा है, ये वी शेप वैली आपका जब वाटर फ्लो इतना हाई होता है जिसकी वजह से आपको वी शेप वैली देखने को मिलेगी। फिर होता है पोर्ट होल्स एंड प्लंज पूल्स। इनमें क्या होता है, आपका जब पानी स्लोप से नीचे गिरता है तो यहाँ पर जब पोर्शन में इकट्ठा होता है या फिर यहाँ पर उसके जो वाटर के साथ जो पार्टिकल्स आते हैं वो यहाँ पर एब्रेजन की वजह से, यानी किसी तरह से इस यहाँ जो वाटर के साथ पार्टिकल्स आ रहे हैं और जो यहाँ की रॉक है उसके साथ इनका कुछ टकराव होता है और ये रॉक के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये ऊपर है हार्ड रॉक, नीचे है सॉफ्ट रॉक। तो पहले ये किसको इरोड करेगा, सॉफ्टर रॉक को। जाना दोनों को ही है लेकिन सॉफ्टर रॉक पहले जाएगी। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा हिस्सा क्रिएट कर देगा ये बन जाएगा प्लंज पूल्स। ठीक है, ओवर द रॉक की बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशंस कॉल्ड पोर्ट हॉल्स। ठीक है, फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो बन जाते हैं प्लंज पूल्स। पोर्ट हॉल्स देखने तो कुछ इस तरह से होते हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मिएंडर्स। मिएंडर्स वैसे थोड़ा आप आगे भी पढ़ेंगे। मिएंडर्स में क्या होता है कि आपकी मान लीजिए कोई रिवर ऐसे जा रही है, लेकिन ये हमेशा इस फ्लो में तो रह नहीं पाएगी क्योंकि ये रिवर का भी स्ट्रीम प्रेशर रहता है और एक कोरियोलिस फोर्स का भी रीज़न रहता है। कोरियोलिस फोर्स जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके बारे में एक आइडिया लेंगे। तो अभी आप बस इतना समझिए, कुछ फोर्सेस रहते हैं जिसकी वजह से रिवर स्ट्रेट फ्लो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डेविएट होगी तो यहाँ पर क्या करेगी, इरोड करेगी। यहाँ पर डिपोजिशन होने लगेगा और यहाँ से कुछ इरोड करेगी तो रिवर का पाथ चेंज होने लगेगा।
यानी जो रिवर कभी सीधी रही होगी वो इस तरह से मुड़ने लगेगी। तो इस तरह से आपकी मिएंडर्स बनते हैं, यानी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, पहले सीधी जा रही थी, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, रिवर अपना पाथ चेंज करेगी इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये पोर्शन आपका इरोड होने लगेगा और यहाँ डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ये पोर्शन क्या है, इरोजन है, ठीक है। फिर यहाँ इरोड होते होते आपका जो रिवर है ये और ऐसे क्लोज आती जाएगी, ऐसे क्लोज आती जाएगी, यानी पहले रिवर अगर ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक है, तो अब ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, यानी ये रास्ता ये अपना बदलती जाएगी। तो ये एक दिन बाद यहाँ ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ये ऐसे मिल गया। फिर दूसरी जो लेयर थी वो ऐसे जा रही थी, वो ऐसे हो गई। तो ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा बचा ये वाला, इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। आप फिगर में देखिए, ये आपका पहले ये पोर्शन कनेक्ट होते जाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये जो नीचे पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन एक बार को तो मिल जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये पोर्शन अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तब इसको हम कहेंगे ऑक्सबो लेक, ठीक है। और ये जो कर्वीनेस होता है इसको हम कहते हैं मिएंडरिंग, ठीक है, ये होता है मिएंडर। नेक्स्ट इज रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस यानी कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म, यानी जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी रिवर फ्लो कर रही है। रिवर टेरेसेस आर सरफेसेस मेकिंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल्स। यानी कोई भी रिवर जब फ्लो करती है, मान लीजिए रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इसके आसपास का जो एरिया है, इसके जो आसपास का राउंडिंग एरिया है, ये कहलाएगा इसका रिवर टेरेस। नेक्स्ट इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब क्या होता है, अभी हमने देखिए रिवर से माउंटेन से रिवर फ्लो हुई, तो वो रिवर जब माउंटेन से फ्लो होगी तो माउंटेन के जो फुट हिल्स होंगे, तो जब ये माउंटेन से चल रही होगी तो माउंटेन से कुछ इरोड करेगी। अभी तक तो हमने ये देख लिया ये लोग इरोड क्या कर रहे हैं। अब ये जो इरोडेड मटेरियल है कहीं डिपॉजिट भी कर रहे होंगे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जब ये माउंटेन से चलेगी तो कुछ मटेरियल डिपॉजिट इरोड कर रहे होंगे, तो ये जो आपका कोर्सर मटेरियल है, यानी जो मोटा मसाला है, यानी एक तरीके जो मोटे सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, हैवी वाले, जो फाइन होंगे वो तो और आगे जाएंगे, जो हैवी होंगे वो एक बहुत जल्दी रुकेंगे। ऐसा होता है ना, जो फाइनर पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा दूर तक जाने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल्स है वो पहले ही रुक जाएंगे। तो रिवर के जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो जब आप फुट हिल्स में आएंगे, उसके एक तरीके से पैरों में माउंटेन के, तो यहाँ पर आके इकट्ठे होने लगते हैं, ठीक है। जब रिवर फ्लो होती है माउंटेन से, तो माउंटेन के फुट हिल में कुछ आपके जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं। उन हैवियर पार्टिकल्स को हम कहते हैं एलुवियल फेंस, ठीक है। एलुवियल फेंस आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल्स ब्रेक इनटू स्लोप प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट। तो ये हो गए आपके एलुवियल फेंस। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर समझें तो सिर्फ उसके की पॉइंट्स को दिमाग में रखें, क्योंकि पूरा कंटेंट आप दिमाग में नहीं रख सकते। आपको की पॉइंट्स इस तरह से दिमाग में रखने हैं ताकि अगर आप उनको स्ट्राइक करें तो आप उनसे रिलेटेड और भी सवाल सॉल्व कर पाएँ। और इस चैप्टर में मेरी बात मानिए, ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बस आपका 3 चीज़ें हैं कि आपका जो भी लैंड फॉर्म है उसका एजेंट क्या है बनने का, वो इरोजनल है या डिपोजिशनल है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। एलुवियल फेंस देख लिया। नेक्स्ट इज डेल्टा। तो अभी तो हमने देखा कि जब माउंटेन से जब सेडिमेंट्स चल रहे थे तो जो हैवी पार्ट वाले थे वो तो यहीं रुक गए, एलुवियल फेन डिपॉजिट कर दिया। बट ये रिवर चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, ठीक है। एक दिन इसको समंदर में जाके मिलना है, तो ये जो आपका सेडिमेंट है फ्लो होते होते जो सी माउथ तक पहुंच जाए, यानी ज़मीन के एंड तक, कॉन्टिनेंट के एंड तक जो पहुंच जाए फाइनल पार्टिकल्स, वो वहाँ डिपॉजिट होंगे। तो वो जो डिपॉजिशन बनेगा उसको हम कहते हैं डेल्टा। जैसे गंगा क्या है, गंगा आपका फ्लो होती है माउंटेन से, आती है ज़मीन पे आती है,
फिर जब ये समंदर में उतरती है तो उससे पहले ये अपना बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाती है, यानी एक डिपोजिशनल एरिया बनाती है कुछ इस तरह से। यहाँ पर इसने क्या करा, ये अपने जो फाइनल जो सेडिमेंट्स थे उनको डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लिवीज एंड पॉइंट बार्स। अब नेचुरल लिवीज क्या होते हैं, जब रिवर फ्लो करती है तो उसके साइड में कुछ ऐसे रिजेस होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे कुछ उठे उठा सा हिस्सा होता है, एक स्ट्रिप से ही होती है, इसको हम कहते हैं नेचुरल लिवीज। और मिएंडर्स हम लोग देख चुके हैं, ये इस तरह से आपका ये क्या कहते हैं, जो कर्वी फ्लो होता है ये होते हैं मिएंडर्स। और इसमें जहाँ पर आपका एक जगह ये डिपोजिशन हो रहा है, यानी जब ये मिल रहे हैं तो यहाँ से तो इरोड कर रहा है, बट यहाँ आप देखेंगे तो ये पोर्शन में डिपोजिशन हो रहा है। पहले यहाँ वाटर था, बट वाटर ना रह के अब यहाँ पे सिर्फ सेडिमेंट रह गया, तो ये डिपोजिशनल फीचर है ना, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट बार। या फिर ये देख लीजिए, ये यहाँ पर पहले एक पोर्शन था ना, अब ये यहाँ से अलग हो गया, तो ये जो पोर्शन अलग हुआ है इसको हम कहेंगे पॉइंट बार। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है ग्राउंड वाटर से लैंड फॉर्म्स बनना। तो रनिंग वाटर के हमने देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं रनिंग वाटर में हमारे कौन कौन से थे। रनिंग वाटर में हमने वैलीज देखी, वी शेप वैली देखी, पॉट होल्स देखे, प्लंज पूल्स देखे, मिएंडर्स देखे, रिवर टेरेसेस देखे, एलुवियल फैंस देखा, डेल्टास देखा, नेचुरल लिवीज, फ्लड प्लेन्स, ये सब देखा। फ्लड प्लेन्स आपका जो भी एरिया रहता है वही रिवर टेरेस की तरह मान सकते हैं कि फ्लड प्लेन्स जो करीबी एरिया रहता है जहाँ पर पानी अगर ओवरफ्लो होगा तो जहाँ तक आपका फैल सके वो कहलाते हैं फ्लड प्लेन। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन, यानी जहाँ तक आपका रिवर डिपोजिशन बाहर तक फैला होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सारे डिपोजिशन अंदर ही हो, कुछ डिपोजिशन होता है जो रिवर के बाहर भी होता है, जैसे नेचुरल लिवी है इसके बाहर भी कुछ कुछ डिपोजिशन होगा, तो वहाँ तक जो एरिया होगा उसको हम लोग फ्लड प्लेन कहेंगे। मिएंडर्स हो गए। अब आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में आपके कौन कौन से आते हैं, ग्राउंड वाटर में आपके जो बनते हैं वो लाइमस्टोन से बनते हैं। इन रॉक्स लाइक लाइमस्टोन्स rich in calcium carbonate, surface water as well as groundwater through the chemical process of solution and precipitation develops varieties of landforms। यानी यहाँ पे कार्बोनेशन की प्रोसेस है, यानी क्या होता है, ऐसा कोई लैंडफॉर्म, ऐसी कोई रॉक, ऐसी कोई ज़मीन जहाँ पर आपके लाइमस्टोन अवेलेबल हो, लाइमस्टोन होगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेशन सॉल्यूशन बनाएगा। तो जो एक पूरा हिस्सा था, मान लीजिए इतना हिस्सा वाटर के साथ रिएक्ट कर गया तो यहाँ पर एक होल हो जाएगा। ठीक है, उसी होल को कहेंगे सिंक होल, और वही होल जब थोड़ा बढ़ जाएगा तो वो बन जाएगा डोलाइन, वही होल और बढ़ेगा तो उसे कहेंगे युवाला, फिर वो और बड़ा हो जाएगा तो उसे कहेंगे पोलजेट। तो इस तरह से इनकी मार्किंग रहती है। फिर इसमें कुछ और टर्म्स रहते हैं जैसे पूल्स, सिंक होल्स, लैपीज एंड लाइमस्टोन पेमेंट्स। सिंक होल्स हमने देख लिया, जो एक छोटा सा होल हो जाता है। ठीक है, फिर ये आप और उसके अलावा अगर हम देखें, पूल्स भी आपका वही रहता है, एक जो एक एरिया बन जाता है जो आपका बिल्कुल क्या कहते हैं कार्बोनेशन की वजह से जो रॉक डिजॉल्व हो जाती है वो आपकी पूल बन जाती है। ये सब साइज में वेरी करते हैं बट चीज़ एक ही है। इसके बाद केव्स देखते हैं। केव्स आपकी जो होती हैं, यानी मान लीजिए यहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, नीचे भी लाइमस्टोन रॉक होगी, तो वहाँ जब वाटर अंदर जाके रिएक्ट करेगा उससे, तो अंदर भी कुछ आपका क्या कहते हैं होल्स बनाएगा, अंदर भी कैविटी बनाएगा, तो उस कैविटी को अंदर क्या कहते हैं, वाटर के अंडरग्राउंड है तो उसे कहेंगे हम केव्स। ठीक है, अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट से कुछ डिपोजिशनल फीचर्स भी देख लेते हैं, यानी ये कहीं डिपॉजिट भी हो रहा होगा। अगर ये कैल्शियम सॉल्यूशन कहीं डिपॉजिट हो रहा है, अब ये क्या कैल्शियम सॉल्यूशन आपका ये वाटर में डिजॉल्व है, तो हमने देखा है ना कई बार सरफेस पे ऊपर साइड पानी क्या कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है,
तो ये भी क्या होता है, एक सरफेस होगा जहाँ पर आपकी इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो रही होंगी। अब लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स तो नहीं है, इसमें आपका क्या कहते हैं, लाइमस्टोन भी है। तो वो जब वाटर ड्रॉपलेट्स सूख जाएंगी तो लाइमस्टोन आपका हार्ड हो जाएगा, तो ये एक ऐसा एक लैंडफॉर्म बना लेगा इस तरह से। ठीक है, जब ये जमी सरफेस से, छत से लटकता है तो उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं, लटका हुआ है ना तो स्टेलेक्टाइट। और जब जब ये चीज़ ज़मीन से बने, मान लीजिए ज़मीन से वाटर वेपर्स इकट्ठी हो रही होती हैं, तो ज़मीन से अगर ये बनता है तो इसे कहते हैं स्टेलेग्माइट। और मान लीजिए कभी ये स्टेलेक्टाइट इधर से चल रहा है, स्टेलेग्माइट इधर से चल रहा है, दोनों कभी एक पॉइंट पर मिल जाएं तो इसको हम कहेंगे पिलर या कॉलम। तो ये था आपका स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट्स एंड पिलर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स। तो अभी हम लोगों ने बात कर ली है रनिंग वाटर की और बात कर ली है हमने ग्राउंड वाटर की। नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स। अब आज तो हमारा वार्म एज की तरफ हमारा क्लाइमेट जा रहा है, बट एक ज़माना था जब हम आइस एज में रहते थे। हमारी जो अर्थ है वो आइस एज को भी पार करके आई है। तब ग्लेशियर्स काफ़ी होते थे, तो ग्लेशियर्स की भी अपनी एक मूवमेंट होती थी। ठीक है, उनकी वजह से भी लैंडफॉर्म्स बनते थे। यानी जब एक बड़ा सा ग्लेशियर है, उसका कुछ हिस्सा, मान लीजिए इतना हिस्सा हल्का सा कहीं से मेल्ट हो गया और ये मूव करने लगा, तो इसमें जब वाटर होगा इसके साथ कुछ सेडिमेंट्स होंगे, तो ये एब्रेजन करेंगे आगे के पार्टिकल्स के साथ। तो ये आगे के जो पार्टिकल्स हैं उनको इरोड करेंगे और यहाँ पे कुछ इरोजनल फीचर बनाएंगे, और वो पार्टिकल कहीं और जाके डिपॉजिट होंगे तो वो डिपोजिशनल फीचर बनाएंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना इतना टेंशन नहीं लेना है। बस ये समझना है ग्लेशियर में क्या क्या इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो सर्क हो गया, हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस हो गया, ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रफ्स हो गया। देख लेते हैं ये हैं क्या क्या। अब जब आपका ग्लेशियर था तो ग्लेशियर में कुछ इस तरह से आपके कुछ इरोजन हुए। जैसे मान लीजिए ये अगर ग्लेशियर है तो इसमें से कुछ ये चेयर टाइप कुछ इस तरह से एक हिस्सा अलग हो गया, तो उस हिस्से का इरोजन हो गया, तो वो जो गड्ढा सा बन जाएगा उसको हम कह रहे हैं सर्क। ठीक है, और दूसरा क्या था, एक था आपका ग्लेशियल ट्राउट। यानी ये एक तरीके की, जैसे रनिंग वाटर जब था, वाटर रनिंग में था, तब हमने देखा था ना एक वैली बनी थी। वैली में दो तरीके की वैली देखी थी, यू शेप्ड और वी शेप्ड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ग्लेशियल ट्राउट बनते हैं यू शेप्ड। यहाँ पर जो वैलीज बनती हैं उनको हम कहते हैं ग्लेशियल ट्रफ। वो किस शेप की होती है, यू शेप की होती है, क्योंकि ग्लेशियर का मूवमेंट जो होता है वाटर के कंपेयर में बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो वाटर ग्लेशियर का जो मूवमेंट है स्लो होने की वजह से ये बहुत ही क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं ग्लेशियर का मूवमेंट बहुत स्लो होने की वजह से ये यू शेप्ड वैली बनाएगा। ठीक है, तो सर्क देख लिया, ग्लेशियर ट्रफ देख लिया, इसके अलावा क्या था, हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस। तो ये जो सर्क जो बन रहा है ना, ये आपका जो माउंटेन है, ठीक है, जो माउंटेन है इसके ऊपर जो ये पॉइंट है, इसकी जो चोटी है, इसको हम कहते हैं हॉर्न। और ये जो रिज है, यानी ये जो हमने देखा ना, इसका जो ये नुकीला पार्ट है, ये अगर मान लीजिए कोई माउंटेन शेप में है और ये जो हिस्सा ये बिल्कुल इरोड हो गया, ये तो हो गया सर्क, ये ऊपर जो चोटी हो गई ये हो गई हॉर्न, और ये जो इसका नुकीला पार्ट है ये हो गया आपका रिजेस। ठीक है, तो ये तो हो गए ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में अगर बात करें तो आपका आ जाता है मोरेन्स। मोरेन्स क्या होते हैं, लॉन्ग रिचेज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल्स। यानी जब आपका ग्लेशियर से सेडिमेंट निकल के आता है तो उनका ये आप ये रेडिश जो पार्ट देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एक तरीके से डिपोजिशन है। जैसे कि अगर ये साइड में है तो लेटरल मोरेन है और बीच में है तो मीडियल मोरेन है। लेटरल मोरेन्स फॉर्म अलोंग द साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियल वैलीज। ये मान लीजिए कोई आपकी वैली थी, वैली जो हम लोगों ने ग्लेशियल ट्रफ देखे थे ना, वही मान लीजिए इसको। तो इसके अगर पैरेलल अगर आपको साइड में देखने को मिलता है तो वो होता है लेटरल मोरेन्स, और मोरेन इन द सेंटर अगर सेंटर में देखने को मिले तो उसे हम कहेंगे मीडियल मोरेन।
Such deposits varying greatly in thickness and in surface topography are called ground moraines. यानी अब ये अलग अलग जो आपको वेराइटीज देखने को मिल रही है, इनको ओवरऑल हम कहेंगे ग्राउंड मोरेन्स, और जो एंड में देखने को मिलता है उसे कहेंगे हम टर्मिनल मोरेन। तो मोरेन्स क्या है, एक तरीके की लॉन्ग रिजेस जो बन जाती हैं आपकी डिपॉजिट्स की, ठीक है। ग्लेशियर जो आपका टिल मतलब जो भी उसके सेडिमेंट्स हैं, ये हम लोगों ने जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी तो टिलाइट्स आया था, तो वहाँ पे भी कहा था जिस तरह से रिवर में सेडिमेंट्स होते हैं उसी तरह से ग्लेशियर में टिलाइट्स होते हैं। यानी एक तरीके से ये सेडिमेंट समझ लीजिए। तो जो सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं जो साइड में इकट्ठा होते रहते हैं, ये एक तरीके की पूरी सी सीधी सी लाइन सी बना लेते हैं। इस पूरी लाइन को आप क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्कर। अब एस्कर क्या है कि जब ग्लेशियर समर में मेल्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई ग्लेशियर है समर में मेल्ट करा, तो इसके ऊपर कुछ पानी होगा, तो जो आइस की सरफेस पे पानी रन करेगा और सीप्स डाउन अलोंग द मार्जिन, या फिर जो उसकी मार्जिन होगी उसके इधर इधर मूव करने लगेगा, यानी ऊपर वाला पानी, और इवन मूव थ्रू द होल्स इन द आइस। अगर आइस में होल है तो उसके थ्रू भी मूव करेगा। तो ये जो पानी है, these waters accumulate beneath the glacier and flow like streams in a channel beneath the ice। अब जो आइस के नीचे भी ये क्या बना लेते हैं, मान लीजिए ये एक इस तरह से ग्लेशियर था, ये यहाँ पे पानी कहीं मेल्ट हो गया और ये इधर से एक अगर एक स्ट्रीम बना ली तो ये आइस के नीचे भी मूव करेंगे। तो कुछ बहुत ही कोर्स, मतलब एक होता है फाइन, एक होता है कोर्स। कोर्स मतलब एक मोटे से मटेरियल्स जो आपके लाइक बोल्डर्स एंड ब्लॉक्स जो कि रॉक डेब्रिस के साथ मूव करते हैं। तो जब आपका क्या कहते हैं ये ग्लेशियर का पानी ऊपर से मेल्ट होता है, तो मेल्ट होने की वजह से आपके कुछ सेडिमेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ कोर्स मटेरियल होता है जो इसके साथ मूव करता है, ठीक है ना, रनिंग वाटर के साथ। तो ये मान लीजिए ग्लेशियर से पानी आपका मेल्ट हुआ, तो ये इस तरह से मूव कर रहा था और इसके साथ साथ इसका सेडिमेंट भी मूव कर रहा था। तो ये सेडिमेंट एक साथ एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ग्लेशियर से जब पानी मूव करा तो उसके साथ सेडिमेंट भी मूव करा, तो पानी तो मूव कर गया, सेडिमेंट एक जगह डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो उसी डिपॉजिट सेडिमेंट को उसने क्या करा, एक रिजेस बना ली, ठीक है। Very coarse materials like boulders and blocks along with some minor fractions of rock debris carried into this stream in the valley of ice beneath the glacier, and after the ice melts can be found as a sinus ridge। एक तरीके की साइन की फॉर्म टाइप का बन रहा है ना, तो एक तरीके की साइनस रिज बना लेते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लेशियर कह रहे हैं। यानी कि एक आपका ग्लेशियर था, उसमें से जब पानी थोड़ा सा मेल्ट करा तो वो फ्लो करने लगा। जब वो फ्लो करा तो अपने साथ वो जो वाटर था कुछ सेडिमेंट्स भी लेके चला, यानी कुछ कोर्सर पार्टिकल्स लेके चला। तो जो कोर्सर पार्टिकल्स हैं एक टाइम बाद वहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगे। डिपॉजिट होंगे तो उस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या कहेंगे, एस्कर्स। क्या कहेंगे, एस्कर्स, ठीक है। एक होता है आउट वॉश प्लेन्स, ये होता है आपका जो ग्लेशियर है उसके जो आउटर एरिया रहता है, ठीक है। यानी ग्लेशियर से जो भी आपका डिपोजिशनल मैटर फ्लो होता जाएगा और जो बिल्कुल ग्लेशियर के आउटर में डिपॉजिट हो जाए वो आउट वॉश प्लेन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रमलिन्स क्या होते हैं, ड्रमलिन्स आपके कुछ इस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं जो कि एक इन्वर्टेड बोट शेप की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसमें बस इतना याद रखना है, जो भी इन्वर्टेड बोट शेप की फॉर्म में या फिर कह सकते हैं ओवल शेप में, स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर्स कंपोज मेनली ऑफ ग्लेशियल टिल विद सम मासेस ऑफ ग्रेवल एंड सैंड्स। तो ये जो इस तरह के जो फीचर्स बनते हैं इनको हम कहते हैं ड्रमलिन्स, ठीक है। तो ये तो आपका ख़त्म होता है यहाँ पर ग्लेशियर, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं वेव्स एंड करंट्स की। सो वेव्स एंड करंट्स में अगर हम देखें तो उसमें इस तरह के फीचर्स की बात करनी है कि अगर आप कोस्टल लाइन पे खड़े हैं तो, और ये आपका समंदर है, ओशन है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर
इरोजन करेगा तो ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बार इरोड करेगा, तो मान लीजिए ये पोर्शन अगर इरोड कर दिया, और यहाँ पर भी ये रॉक सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो किस तरह से इरोजन करेगा कि ये आपका पहले इधर आपका जो सॉफ्ट सरफेस इरोड हो जाएगा, हार्ड रह जाएगा, फिर सॉफ्ट इरोड हो जाएगा, हार्ड रह जाएगा, तो इस तरह से इरोजन करता चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका वेव्स एंड करेंट्स में, यानी कि जो आपका कोस्टल एरिया का इरोजन है। अब इस तरह में आपके दो तरीके के आपको कह सकते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। आप गूगल पे इमेज देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। हाई रॉकी कोस्ट और लो स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट, यानी एक कोस्टल एरिया ऐसा होगा जहाँ पर ये आपका कोस्ट है, हाई रॉकी कोस्ट, और ये आपका ओशन है, ठीक है। और एक होता है कि जहाँ पर आपका ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है और जो ओशन से जुड़ रहा है, तो बहुत ही धीरे धीरे जाके ये जेंटली स्लोपिंग है, ठीक है। यानी यहाँ पर स्लोप बहुत स्टीप है और यहाँ पर जेंटल स्लोप है। जैसे हमने देखा था ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह हमने देखा था, ये सब यहीं पर बनती हैं। ओशियनोग्राफी हमने पढ़ा था, ये ओशियन था, ये कॉन्टिनेंट था, फिर ओशन से कॉन्टिनेंट को जो ज्वाइन करने वाला जो स्लोप था, अगर ये जेंटल है, बहुत धीरे धीरे आराम से जुड़ रहा है, तो लो स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट कहलाएंगी, वरना हाई रॉकी कोस्ट कहलाएंगी। अब क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनती हैं, तो ये क्लिफ्स बनाती हैं, टेरेसेस, केव्स एंड स्टेक्स। तो देखते हैं एक एक करके ये क्या है, पूरी फिगर में क्लियर हो जाएगा ये सब है क्या क्या है। तो अभी हमने बात करी थी कि हार्ड रॉक, हार्ड सॉफ्ट करके ये वाला पोर्शन इरोड होता चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएंगे आपके वेव कट प्लेटफॉर्म। यानी ये जो आपका ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट होगा आपका वेव कट प्लेटफॉर्म। और ये जो स्टीप पार्ट है, ये ये कहलाएंगे आपके क्लिफ्स, ठीक है। वेव कट प्लेटफॉर्म ये हो गया, और ये आपका क्लिफ। उसके अलावा अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो ये इरोड करेगा कुछ एक छोटा सा हिस्सा, इसको कहते हैं नॉचेस। ये नॉचेस जब बड़ी हो जाएंगी तो ये बन जाएंगी सी केव्स, ठीक है, नॉचेस और केव्स। फिर उसके बाद ये मान लीजिए एक इस तरह की रॉक थी, ठीक है। तो ये केव बन गया आपका। पहले ये पूरा एक एरिया था, ठीक है, ये पहले पूरा एक रॉक था, बट ये वाली सॉफ्टवेयर रही होगी जिसकी वजह से यहाँ पर आपका इरोजन होता रहा। तो अब ये क्या बन गया है, सी आर्क, ये बन गया सी आर्क। और जब ये रॉक बिल्कुल अलग हो जाएगी, तो ये जो पोर्शन बचेगा इसको हम कहेंगे स्टेक, ठीक है। ये सी आर्क, ये सी आर्क और ये स्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर इतने फीचर्स पढ़ लिए। अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि ये आपका पूरा कोस्टल एरिया था, ठीक है, लेकिन ये रॉक आपका इतना, क्या कहते हैं, ये रॉक, ये वाला पोर्शन आपका इरोड हो गया, ये बचा। तो ये जो बाहर एक्स्ट्रा एरिया निकल के आ रहे हैं, ये और ये, इनको कहेंगे हेडलैंड, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से जब इरोजन हो कि आपका ये वाला पोर्शन तो इरोड हो जाए, पहले ये पूरा ऐसा था बट अब ये ऐसा बचा है, तो यानी आपका ये वाला पोर्शन इरोड हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन इरोड हो गया है, इसको उसके बाद जो ये बाहर ये पोर्शन बचेगा, इसको हम कहेंगे हेडलैंड। क्या कहेंगे, हेडलैंड। तो यहाँ पर ये आपका हेडलैंड है, ठीक है। और जो यहाँ पर इरोड हो गया, तो कुछ डिपोजिशन की वजह से ये आपके बीचेस बनेंगे। उसी तरह से जब ये हेडलैंड आएगा, तो हेडलैंड के बाद पास भी यहाँ कुछ बीचेस बनेंगे, या फिर यहाँ पर कुछ डिपोजिशन होगा, और ये डिपोजिशन इधर भी होगा, इधर भी होगा, फिर मिला के ये एक पूरा कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो इनको कहेंगे बे बैरियर। पहले तो ये बे बन गया, ठीक है, ये दो आपके हेडलैंड हो गए, ये और ये हेडलैंड हो गए।
और ये अंदर वाला जो एरिया बचा ये बे बन गया, इसी को तो बे कहते हैं। जो एक अंदर से सी कर्व का फॉर्मेशन वाला एरिया होता है उसे बे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो ये बे बन गया। तो बाहर से ये डिपोजिशन होता रहा, इसने इसको कवर कर दिया, तो ये क्या बन गया, बे बैरियर। ये बन गया बे बैरियर। और फिर जो अंदर जो पानी बचा, ठीक है, अब जो अंदर पानी बचा उसको हम कहेंगे लगून। यानी ये तीन तरफ से तो आपका कॉन्टिनेंट से कवर है और एक तरफ से बे बैरियर से कनेक्टेड है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लगून। तो मेरे ख्याल से इतने फीचर्स है, बीचेस एंड डून्स, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स। तो इसी को हम लोग स्पिट भी कहते हैं। जब ये छोटा सा पोर्शन होता है तो इसे स्पिट कहते हैं, बट ये जब बढ़ते बढ़ते एक पूरा एरिया इसने कवर कर लिया, ठीक है, पूरा एक सर्टेन ये वाटर कवर कर गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, बे बैरियर कहेंगे, ठीक है। वरना वैसे इसको क्या कहते हैं, बैरियर स्पिट। और ये जो सैंड का जो डिपोजिशन होता है ये आपका बन जाता है सैंड बीचेस। अब बीचेस में आपके डून्स भी बनते हैं, डून्स में आपको विंड वाले पार्ट में बता दूंगा डून्स क्या होते हैं, सैंड डून्स जब हम देखेंगे। तो ये तो हो गए आपके डिपोजिशनल फीचर्स। इसके बाद आते हैं लास्ट है आपका विंड्स। ग्लेशियर से देख लिया, रनिंग वाटर से देख लिया, ग्राउंड वाटर में देख लिया। अब अगला आता है विंड। विंड में क्या होता है, जब आपकी विंड फ्लो करती है, ट्रैवल करती है, मूव करती है, तो उसके साथ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जब ये किसी रॉक के साथ टकराते हैं तो एब्रेजन होता है, मैकेनिकल वेदरिंग होती है, तो ये इसके पार्टिकल्स को तोड़ेगा। ये इसके रॉक विंड के साथ जो पार्टिकल्स आते हैं, रॉक के पार्टिकल्स के साथ लड़ाई करते हैं और उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रॉक के पार्टिकल्स को इरोड करेंगे, तो रॉक की शेप में चेंजेस आते हैं। क्या चेंज आते हैं देखते हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स में आपके पेडिमेंट्स, पेडिप्लेन्स, प्लायाज बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये डेजर्ट में कुछ माउंटेनस रीजन था, फिर आपका पेडिमेंट्स होते हैं, ये आपकी पूरी रेंज है, ठीक है। तो जो उसके जो फुट हिल्स हैं उसमें एक छोटा सा काइंड ऑफ लेक बन जाता है। मान लीजिए एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, एक गड्ढा सा क्रिएट हो गया माउंटेन की रेंजेस के बीच में। उस गड्ढे में पानी भर जाएगा तो वो गड्ढा कहलाएगा प्लाया। और वो गड्ढा आपका उसके अराउंड कुछ सेडिमेंट्स होंगे, ठीक है। फिर उससे आपका पेडिमेंट कनेक्ट होगा, ठीक है, यानी प्लाया। फिर यहाँ पर कुछ एलुवियल फेंस या फिर कह सकते हैं कुछ सेडिमेंट डिपोजिशन है, फिर उससे आपका कनेक्ट होता है पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या है, एक इरोजनल फीचर है, ये आपकी माउंटेन रेंज रही होगी, फिर इससे कनेक्ट है पेडिमेंट, जो आपका फुट हिल होता है माउंटेन का, ठीक है। माउंटेन का फुट हिल मान सकते हैं आप, पेडिमेंट है। फिर पेडिमेंट आपका कुछ डिपोजिशन से जुड़ा है, फिर वो जुड़ा आपका प्लाया से, ठीक है, प्लाया पेडिमेंट। और ये माउंटेन्स होते हैं, इनमें भी कुछ इरोजन होता है, तो ये बन जाते हैं इंसलबर्ग्स। इनको क्या कहेंगे, इंसलबर्ग्स। माउंटेन होता है, माउंटेन में मान लीजिए ये पोर्शन और ये पोर्शन, आउटर पोर्शन इरोड हो गया, सिर्फ इनर पोर्शन बचा, तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे बचे। पहले ये कुछ ऐसे हुआ करते थे, बट अब ये पोर्शन बचा, तो इनको कहेंगे इंसलबर्ग। पहले ये पूरा ऐसे होते, अब बट इतना पोर्शन बचा, तो ये क्या कहेंगे, इंसलबर्ग। अब डेजर्ट में क्या होता है कि जब इरोजन होता है, तो मान लीजिए इतना पोर्शन से विंड इरोड हो गई, तो यहाँ पे एक हॉलो क्रिएट हो गया, इसी को कहेंगे डिफ्लेशन हॉलो। जब ये बढ़ता जाएगा तो इसको केव कह देंगे। नेक्स्ट इज मशरूम टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स। यानी अब जब ये विंड यहाँ से निकल रही थी, तो विंड के लिए क्या रहा, ये एरिया सॉफ्ट रहा, रॉक का ये एरिया हार्ड रहा, तो विंड ने क्या करा, जो सॉफ्ट वाले का पहले इरोजन कर दिया, तो हार्ड वाली तो अभी भी रह गई। तो जो सॉफ्ट सॉफ्ट था वो पहले निकल जाने की वजह से ऐसी कुछ मशरूम जैसी शेप बन गई इसकी, इसीलिए इसको क्या कहने लगे, मशरूम रॉक।
और अगर ये फ्लैट है एरिया टेबल की तरह, तो इसे टेबल रॉक भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या होता है, आपकी जब मान लीजिए रेगिस्तान है, वहाँ से विंड उड़ेगी तो उड़ के जो रेत है वो कहीं जाके डिपॉजिट होगी। ठीक है। तो डिपॉजिट हो गई, एक माउंटेनियस स्ट्रक्चर टाइप का लेगी, तो उसी को कहते हैं हम सैंड ड्यून्स। अब वो अलग अलग शेप की हो सकती हैं, तो आपको 4 शेप याद रखनी है। 4 शेप कौन सी हैं? बरखन, सेल्फ, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक। अगर विंड की डायरेक्शन के अपोजिट अगर ये शेप बने तो बरखन, और उसके अलोंग बने तो पैराबोलिक, फिर ये परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स, और पैरेलल तो लॉन्गिट्यूडनल। यानी क्रीसेंट शेप अगर विंड के डायरेक्शन के अपोजिट बने तो बारखन, पैरेलल बने तो पैराबोलिक, और अगर पूरी जो सैंड ड्यून की फॉर्मेशन के परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स, और या उसके पैरेलल हो तो लॉन्गिट्यूडनल। तो ये 4 फॉर्म्स याद रखनी है आपको। ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन आपका कवर होता है लैंड फॉर्म्स का। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लैंड फॉर्म्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।